हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका पिंक नर्सिंग क्लासेस के अंदर। आइए मैं आपका स्वागत करता हूँ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर। हमें पता है कि हमारे सामने एक वर्ड आया है, एक सब्जेक्ट आया है। इसका मतलब क्या है? मेडिकल सर्जिकल एंड नर्सिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग? It's derived from the three words that is medicine, surgery and nursing. Nursing means care, to nourish. तो आइए बात करते हैं हम नर्सिंग के इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमारे सामने जो है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की एक इंट्रोडक्टरी डेफिनेशन दे रखी है, जिसमें लिखा है नर्सिंग हैज बीन प्रैक्टिस सिंस द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड। इन द अदर वर्ड वी कैन से दैट द नर्सिंग हैज इवॉल्व्ड विद द डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट है बच्चों। Development of human civilization. In an ancient period, ill persons were looked after by the religious person. The women of the family also play an important role in providing the care to the children and the old person and sick person of the family. They also provided the services to their neighbors and emergency condition. Nowadays, the job is carried by the trained nurse. पहले के ज़माने में क्या होता था, पुराने जो सिविलाइज़ेशंस होते थे, एंशिएंट पीरियड का जो समय था, उस समय क्या होता था कि जब मेडिसिन, सर्जिकल नर्सिंग हमारे एक ट्रेंड में नहीं थी या फिर इस चीज़ का कोई बोलबाला नहीं था, उस समय क्या करते थे, पुराने जो लोग होते थे, रिलीजियस पर्सन मीन्स टू से कि हम देखते हैं कि वैद्य जो लोग होते थे या फिर हमारे जो रिलीजियस पर्सन पंडित जी वगैरह होते थे, वो कितनी सारी ऐसी बीमारियां थी झाड़ फूक करके सही कर देते थे। उस समय माना भी ऐसा जाता था कि किसी पर्सन को अगर कोई बीमारी हुई है तो वो किसी ना किसी इविल स्पिरिट या फिर किसी ना किसी जो नजर के कारण है वो लगी है, तो हम वो नजर वगैरह उतरवाते थे। दैट मीन द रिलीजियस पर्सन कैन हील योर डिजीज। देन उसके अलावा हम देखते हैं कि हम जो विमेन ऑफ द फैमिली, आज भी हम हमारे घर में देखते हैं कि दादी और जो नानी के नुस्खे हैं वो बड़े किफ़ायती होते हैं और काम होते हैं उससे। देखा जाता है हमने कितनी बार कि हमारे को अगर कोई छोटी-सी खाँसी होती है या बुखार आता है या फिर अगर हमारे पेट में दर्द होता है या ग गले में जलन होती है, तो नानी और जो दादियाँ हैं वो क्या करती हैं कि काढ़ा बना के हमारे को या फिर कोई ऐसी औषधि देती है, जिनके थ्रू इंसान जो है वो ठीक हो जाता था। तो वो पुराने ज़माने के अंदर एंशिएंट पीरियड के अंदर जो है विमेन्स है या फिर रिलीजियस पर्सन जो है वो क्या करते थे, डिजीज को हील करने के लिए काम में आते थे। वो लोग जो है अपने आप ही डिजीज को जो है ठीक कर देते थे। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइन। द वुमेन ऑफ द फैमिली आल्सो प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग द केयर टू द चिल्ड्रन पर्सन और सिक। चाहे घर में कोई बुजुर्ग हो, चाहे कोई बच्चा हो या फिर कोई बीमार हो, नर्सेज जो विमेन है वहाँ की घर की जो विमेन्स होती थी वो उस जगह में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी, जिसके अंदर क्या आ जाता था कि वो जो है वहाँ पे क्या करती थी, हमारे जो सिक पर्सन है उनको सही करने का काम करती थी, उनको हील करने का काम करती थी। ऑल्सो प्रोवाइडेड द सर्विसेज टू देयर नेबर्स टू द इमरजेंसी कंडीशन में वो अपने जो पड़ोसी लोग हैं, अपना जो पड़ोसी धर्म है वो भी निभाती थी। हमने देखा है कि पुराने ज़माने में कौन से वहाँ पे ऑब्स्टेट्रिशियंस थे, गायनेकोलॉजिस्ट थे जो कि डिलीवरी कंडक्ट कराते थे। दाइमा आती थी, नाल काटती थी और डिलीवरी हो जाती थी। उस समय जो है ऐसे ही डिलीवरीज़ होती थी और ऐसे ही जो है वो वुमेन्स है, जो रिलीजियस पर्सन है, वो उस चीज़ को ठीक करते हैं। अब हमारे पास में एक और चीज़ है, नाउ-अ-डे दिस जॉब इज़ कैरिड बाय द ट्रेन्ड नर्स। अब जो ये काम है उसका जो ज़िम्मा है वो किसने उठा लिया है? हमारी ट्रेन्ड नर्स उठा लिया है। Before providing nursing care, a needy person, the training from a recognized nursing institute, learning various skills. The ancient period, the nursing care was provided mainly at the home or in the ashrams. Nowadays, many well-equipped hospitals are running in which the patients are looked after by the trained and skilled doctors and nurses. The advanced diagnostic and therapeutic method आर यूज्ड फॉर अर्ली डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट। अब इसके अंदर क्या लिख रखा है बच्चों कि जो प्रोवाइडिंग जो हमारे को किसी नीडी पर्सन जिसको बिल्कुल जरूरत है या उसको किसी प्रकार की कोई बीमारी हो गई है या फिर उसको किसी प्रकार से कोई इलनेस हो गई है, तो वो क्या होते थे,
वो जो लोग होते थे वो क्या करते थे कि वो क्या करते हैं कि एक जो नर्स होती है उनको ऐसे लोगों की, नीडी पर्सन्स की जो सेवा करनी है, उस सेवा करने से पहले उनको एक रिकॉग्नाइज, एक पर्टिकुलर रेप्यूटेटेड जो कॉलेज होता है, इंस्टीट्यूट होता है, वहां से जो है वो नर्सिंग या फिर उसकी जो स्टडी है, पूरा नर्सिंग इंस्टीट्यूट से कोर्स की स्टडी करते हैं कि किस जगह हमारे को किस इस्तेमाल करना है, कौन सी मेडिसिन देनी है, किस प्रकार के सर्जरी में क्या साइन सिम्टम्स दिखने को मिलेंगे, किस प्रकार की मेडिसिन, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होते हैं, ये सारी नर्सिंग केयर, नर्सिंग का जो केयर है, नर्सिंग केयर प्लान कैसे करेंगे, इसके अलावा नर्सिंग मैनेजमेंट, अगर कोई डिजीज हो गई है तो उसका मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और जो हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट है वो हम कैसे करेंगे, वो सारी चीजें जो आती है वो नर्सिंग मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में आती है। और उससे पहले नर्स को जो है एक रेप्यूटेटेड कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट से जो है अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी है। पहले उसको एक ट्रेंड नर्स का टैग मिलता है, देन शी आर अलाउड टू गो एंड सर्व हर ड्यूटी। इसके बाद में यहाँ लिख रखा है हमारे सामने कि पहले के एंशियंट पीरियड के अंदर, याद रखना, या मॉडर्न नर्सिंग को एंशियंट नर्सिंग, एंशियंट मींस प्राचीन काल की जो नर्सिंग है उससे डिफरेंशिएट किया है, और उसी से हम जो है एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं। याद रखना हम इन दोनों की कोहर्ट स्टडी कर रहे हैं कि किस समय एंशियंट पीरियड में क्या होता था और आज के जमाने में क्या होता था। पहले के जमाने में जहाँ मदर्स जो होती थी या दादी नानी होती थी या जो रिलीजियस पर्सन है वो इस काम को करती थी, और मॉडर्न के अंदर, मॉडर्न नर्सिंग के अंदर नर्सेज, जो ट्रेंड नर्स है उसने ये जिम्मा उठा लिया है। सेम चीज वहाँ, जहाँ पहले के जमाने में आश्रम वगैरह जो होते थे वहां पर, या फिर लोग जो है घरों में ही घरेलू नुस्खे वगैरह तैयार करते थे, आश्रम वगैरह होते थे, आयुर्वेदिक हुआ, एलोपैथिक हुआ, तो वो जो चीजें थी वो उस समय होती थी। और आज के समय में क्या होता है, ए वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल। अ वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल का मतलब होता है जहाँ पे सारे इक्विपमेंट, सारी फैसिलिटी, सारे आर्टिकल्स मौजूद होते हैं, उस जगह जो है ये हॉस्पिटल के अंदर नर्सेज जो है ट्रेंड होती है। In which the patients are looked after by trained and skilled doctors and nurses। यहाँ पर जो नर्सेज है वो पहले जो ट्रेंड हुई हुई है या स्किल्ड जो नर्सेज है जिनको बहुत एक्सपीरियंस है, या फिर एक्सपीरियंस जो डॉक्टर है उनके अंदर में, उनके असेसमेंट में वो जो है काम करती है। जब उनको एक डॉक्टर और एक ट्रेंड नर्स असेस करता है तब जाके वो एक जो है नर्स बनती है, और वो एक जब अच्छी नर्स बन जाती है तब वो क्या करती है कि वहां पर उसको सर्व करने के लायक हो जाती है। नेक्स्ट लाइन में लिख रखा है एडवांस डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक मेथड्स। डायग्नोस्टिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायग्नोसिस? डायग्नोसिस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान रखना। यू कैन राइट द डायग्नोसिस इन दिस काइंड ऑफ मेथड ऑल्सो। इसमें क्या लिख रखा है, डायग्नोस्टिक वर्ड का जो मतलब होता है वो ये होता है कि आप किसी पेशेंट को देख के उसके फेशियल अपीयरेंस से, पर्टिकुलर साइन सिम्टम से, या फिर पर्टिकुलर किस प्रकार से किस डिजीज में क्या साइन और सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलते हैं, उसके आधार पर आप डायग्नोसिस बनाते हो कि पर्टिकुलर पर्सन को जो है अगर फीवर है, रेस्पिरेटरी डिजीज है, इसको डाइजेस्टिव डिजीज है, इसको रीनल डिजीज है, पर्टिकुलर स्वेलिंग किस प्रकार की है, पर्टिकुलर कलर ऑफ स्किन किस प्रकार का है, उसके वाइटल्स किस प्रकार से अल्टर्ड हो रहे हैं, ये सारी जो डायग्नोस्टिक चीजें होती है। और सेम चीज अगर हम जो देखते हैं लेबोरेटरी में से भी जो डायग्नोसिस आता है उसके अकॉर्डिंग, तो नर्स जो है उसको सबसे पहले जो है ध्यान रखना इस बात का, नर्स को जो है सबसे पहले जो है नर्सिंग प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे को यहाँ पे जो नर्सिंग प्रोसेस है, सबसे पहले मुझे किसी भी पेशेंट का असेसमेंट करना है, असेसमेंट करना है, सॉरी, अगर मुझे उसका असेसमेंट करना है तो मैं दो तरीके से करता हूँ, दैट आर सब्जेक्टिव डाटा and another word is objective data।
यहाँ जो पेशेंट है वो खुद जो है, यानी जो सब्जेक्ट, यहाँ हम सब्जेक्ट पेशेंट को डिनोट कर रहे हैं। पेशेंट जो है वो खुद बताता है कि उसको क्या साइन आ रहे हैं, क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको कैसा फील हो रहा है। ये सारी चीजें जो वो सब्जेक्टिव डाटा में बताता है। और ओ से ऑब्जेक्टिव, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव एंड ओ फॉर ऑब्जर्वेशन। इससे हमको क्या याद रखना है? ओ फॉर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन यानी कि नर्स जो है वो खुद क्या असेस करती है। मान लो आज एक पेशेंट आया, उसने मुझे कहा सर मुझे तो 3 दिन से बुखार है, सर मुझे तो खाना खाने में दिक्कत हो रही है, सर मुझे तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, गले में खाना अटक जाता है। तो अब मैंने उस चीज को सुना, दैट वाज माय सब्जेक्टिव डाटा। एंड अब मेरे को उससे जो ऑब्जर्व किया और उससे जो मैंने चीज निकाली वो है ऑब्जेक्टिव डाटा। तो सबसे पहले एक नर्स को जो है असेसमेंट करना होता है, देन उसके बाद में जो है उसको उसका डायग्नोसिस यानी कि क्या बनाना पड़ता है? नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना पड़ता है। भूलना मत कि सबसे पहले असेसमेंट होता है, देन आपके बाद में आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। पूरा नर्सिंग प्रोसेस है जो आप फंडामेंटल की क्लास में पढ़ेंगे। हम यहाँ अभी दो की बात करते हैं, दैट वाज नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है कि पर्टिकुलर लेवल ऑफ जजमेंट की आप उस पेशेंट को देखकर, उसको ऑब्जर्व कर कर, उसके साइन सिम्टम्स को देखकर पता करते हैं कि क्या उस पेशेंट को क्या डिजीज है। तो इसका अगर हम एक तरीके से नंबर देख लें, दैट इज जजमेंट। यहाँ जजमेंट जो है वो जान रखना आपको उसके कास्ट, जेंडर, कलर, रेस, रिलीजन, इसके बेस पे नहीं करना है। यहाँ पर उसके पर्टिकुलर जो साइन सिम्टम्स आ रहे हैं, उसका जो अपीयरेंस है, बॉडी अपीयरेंस है, उसका चलने का जो गेट है, उसके आधार पर आपको उसका जो है नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना है। ध्यान रखना इस चीज। नेक्स्ट हमारे पास में जो वर्ड दे रखा है वो है थेराप्यूटिक मेथड्स। थेराप्यूटिक मेथड का मतलब क्या होता है कि ऐसी जो कंडीशन आती है जिसमें पेशेंट जो है प्रोलॉन्ग्ड बेड रिडन है या शॉर्ट टाइम के लिए बेड रिडन है। बेड रिडन का मतलब होता है वो बिस्तर में पड़ा है कितने समय से, कि चाहे वो ज्यादा दिन हो चाहे थोड़े दिन हो, या तो वो 2-4 दिन के लिए आएगा या फिर हफ्तों के लिए आएगा। तो उस समय एक चीज हमेशा याद रखना कि थेराप्यूटिक मेथड इस्तेमाल किया जाता है। थेराप्यूटिक मेथड का मतलब ये होता है बच्चों की जो थेरेपीज जो हम देते हैं, पर्टिकुलर वो मेडिसिनल थेरेपीज हो सकती हैं या फिर रिहेबिलिटेटिव थेरेपीज हो सकती हैं या रिकवरी थेरेपीज हो सकती है। तो वो जो थेरेपीज के मेथड के थ्रू हम पेशेंट को रिकवर करते हैं, ठीक करते हैं, देट आर कम अंडर द थेराप्यूटिक मेथड्स यूज्ड फॉर द अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट। जो कि आप पेशेंट को देखते ही पता कर लेते हैं कि उसको क्या डिजीज है। तो अर्ली डायग्नोसिस, जितना जल्दी डायग्नोसिस होगा, जितना जल्दी डायग्नोसिस होगा उतना जल्दी ही ट्रीटमेंट चालू होगा। हम ट्रीटमेंट को इससे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना। ये शॉर्ट फॉर्म्स अगर आपके सामने आ जाए तो कंफ्यूज मत होना कि डायग्नोसिस को हम ऐसे लिख सकते हैं, थेरेपी ट्रीटमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, मैनेजमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम जो है मैनेजमेंट को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ये चीजों को ध्यान रखना क्योंकि ये वर्ड्स जो हैं कितनी बार एग्जामिनर डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे दे देगा कि डायग्नोसिस ऑफ इट्स राइट अबाउट द नर्सिंग डायग्नोसिस। तब आप कंफ्यूज हो जाओगे ये ट्राइंगल क्या बना है। तो उस समय ध्यान रखना कि हमारे को ये लिखना बड़ा जरूरी होता है। देन हम बात करते हैं कि थेरापेटिक मेथड्स जो हो गए उसमें अर्ली डिटेक्शन। ध्यान रखना, घर में अगर किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा बीमारी है या वो बार बार दवाइयां लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, आपने 4 जगह से मेडिसिन ले ली, तो गलती कहाँ कर रहे हो आप? वहां आप उसके जो है डायग्नोसिस में गलती कर रहे हो। अरे भाई, किसी पेशेंट की एक बार पूरी हेड टू टू जांच तो करवाओ, उसके बाद में आप उसको ट्रीटमेंट दो। पता चले उसके कार्डियक सिस्टम में जो है, उसके जो कार्डियक सिस्टम है उसके अंदर बीमारी हो और आप उसको जो है वो रीनल सिस्टम की जो है वो दवाई दे देते हो, तो फिर वो कैसे काम करेगा यहाँ पर? तो वो काम यहाँ नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि जब हम उसको
दवाई इसकी चलानी है और हम इसके चला दे। तो पर्टिकुलरली जो है आपको एक अच्छा सा डायग्नोस्टिक जो है डायग्नोस्टिक पर्पस करना चाहिए, आपको अर्ली डायग्नोसिस करा लेना चाहिए। जितना जल्दी डायग्नोसिस होगा उतनी जल्दी ट्रीटमेंट चालू होगा, उतना जल्दी पेशेंट ठीक होगा। कितनी जगह मैंने ऐसा भी देखा है कि पेशेंट जो है उसको हो कुछ और रहा है, दवाएं उसकी किसी और चीज की चल रही है। तो मेक श्योर पर्टिकुलर रेपुटेटेड जगह से आप डायग्नोसिस करवाओ। ट्रीटमेंट से पहले डायग्नोसिस का ध्यान रखना ही हमारा एक नर्सिंग प्रिंसिपल भी है कि आपको ट्रीटमेंट से पहले डायग्नोसिस सही होना चाहिए। इसी वजह से सारी चीजें इंफॉर्मेशन जब आपकी आंखों के सामने होंगी, उसके बेसिस पे आप जज करोगे कि इस पेशेंट को क्या डिजीज है, एंड देन आप जो है ट्रीटमेंट चालू करोगे तो वह इफेक्टिव काम करेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जहाँ पे हमको क्या दे रखा है कि डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग दे रखी है। नर्सिंग की जो डेफिनेशन है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग नर्सेस के द्वारा दी है, यानी आईसीएन के द्वारा दी है। वो क्या है, हम एक बार इसको पूरा पढ़ेंगे। Nursing encompasses autonomous and collaborative care of individuals of all the ages, families, groups, and communities, sick or well, and all the settings. Nursing, including the promotion of health, prevention of illness, and the care of ill, disabled, and dying people. Advocacy, promotion of safe environment, research, participation in the shaping health policies and the health system management, and the education or education are also the key nursing role. देखो क्या लिख रखा है इसमें, दो वर्ड हमारे को ऊपर दे रखे हैं, ऑटोनोमस एंड कोलैबोरेटिव केयर। कोलैबोरेटिव केयर का मतलब क्या होता है और ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है? ऑटोनोमस का जो मतलब होता है स्वायत्त। दैट मीन्स कि आप जो है स्वयं से केयर करना सीखो। बाय सेल्फ, स्वावलंबी बनो, इतने एबल बनो कि तुम्हारे सामने जब एक हॉस्पिटल में पेशेंट आए तो तुम्हारे को किसी और दूसरे की जरूरत ना हो, उसकी केयर में क्या जरूरी है तुम्हें पता चले। हाँ ठीक है, हम जो मेडिसिन है, जो हमारे को मेडिसिन या जो डोज देंगे वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, उसके बाद ही हम दे सकते हैं। लेकिन मेक श्योर तुम इतने एबल हो कि तुम्हारे को उस जगह कंफ्यूजन ना हो, तुम्हारे को वो सारी चीजें टिप्स पे हो कि हाँ ये डिजीज है, इसमें ये ट्रीटमेंट होगा। क्योंकि अगर आप एक वेल ट्रेंड नर्स हो ना, तभी आप एक अच्छे पेशेंट की जो है सेवा कर पाओगे, उसको अच्छे से आप अपना जो है टाइम सर्व कर पाओगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। तो उस समय ऑटोनोमस बनना, स्वायत्त बनना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कोलैबोरेटिव का मतलब क्या होता है कि सहयोगात्मक देखभाल, यानी कि आप जो है वो अपनी जो फेलो नर्सेज है, पीयर है, उन लोगों से भी हेल्प ले सकते हो। कोलैबोरेशन का मतलब तो आज के जमाने में सबको पता है, हम सब फोन चलाते हैं, सब इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, आप अपने दोस्तों के साथ कोलैबोरेट करके दोनों साथ में जो है वो पिक्चर्स भी पोस्ट करते हो। साथ में हम देखते हैं कि दो हमारे जो फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स है उनका कोलैबोरेशन हुआ है, साथ में उन्होंने कोई वीडियो या रील शेयर किया है। तो वही चीज जो होती है कोलैबोरेशन का मतलब ही यही होता है कि दो जो नर्सेज हैं या फिर जो डिफरेंट फील्ड के जो दो नर्सिंग पर्सनल्स हुए या मेडिकल पर्सनल्स हुए, मिलकर किसी का इलाज करते हैं या उसका देखभाल करते हैं, तो उस चीज को हम कहते हैं कोलैबोरेटिव केयर। अब इसमें आपको ये नहीं है कि नहीं मैं तो सिर्फ ना लेडीज की ही सेवा करूंगा या मैं बच्चों की ही सेवा करूंगा, मैं बुजुर्ग लोगों के पास नहीं जाऊंगा या फिर मैं जो है किसी अडल्ट के पास नहीं जाऊंगा। नहीं, आपको वहां बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी पार्शियलिटी या बिना किसी भेदभाव के आपको जो है वहां पे क्या करना है, सेवा करनी है। कैसी करनी है? इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल एजेस, सारे आयु वाले जो लोग हैं, सारी जो उम्र वाले लोग हैं, उन लोगों की सारी फैमिलीज में भी आपको नहीं कि ये फैमिलीज कास्ट की है तो मैं इसके नहीं करूँ, नहीं, आपको वहां पर नॉन बायस्ड रहना है, बायस्ड नहीं बनना है। फैमिलीज हुआ, ग्रुप्स, किसी भी ग्रुप का वो क्यों ना हो। इसके अलावा कम्युनिटीज, कम्युनिटीज भी कोई आपके वहां मायने नहीं रखनी चाहिए, चाहे वो सिक है चाहे वो वेल है, सारी जो सेटिंग्स है उसके अंदर आपको जो है बिना किसी जजमेंट के। देखो क्या होता है ना कि हम एक नर्स हैं, हमारे पास ये राइट नहीं है कि हम किसी के बेसिस पे जज करके उसको करें। आज भगवान ने आपको ये मौका दिया है कि आप एक नर्स बने हो या एक नर्सिंग फील्ड में आए हो, या फिर आपने एक रेपुटेटेड जगह से नर्सिंग करके अपने आप को एक
साबित किया है कि मैं एक अच्छी नर्स हूँ, तो उस जगह है ना आपको किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है कि सामने वाला पूर्णतः हम पर ही जो है क्या कहते हैं निर्भर होकर आया है। वो पूर्णतः हम पर ही निर्भर होकर आया है कि मैं जाऊँगा तो मेरा नर्स है, एक जो डॉक्टर है मेरी अच्छी सेवा करेगी। उस समय जब आप वहाँ पे पेशेंट के सामने भेदभाव कर देते हैं या कुछ ऐसा एक्ट कर देते हैं जिससे उसको बुरा लग जाता है, तो ध्यान रखना वो डिज़ीज़ के अंदर भी वो उसको अल्टर करेगा। वो जहाँ 2 दिन में ठीक होना था, वहाँ 5 दिन में ठीक होगा। वहाँ आप उसको केयरलेसली मत कीजिएगा। आप एक नर्स हैं, आप ध्यान रखना कि इस चीज़ का कि हमारे को जो है सबको बराबर से अधिकार के साथ में सेवा करनी है। किसी को ऊपर-नीचे नहीं समझना है। इसके अलावा दे रखा है हमारे पास में कि इसमें क्या लिख रखा है, इंक्लूडेड द प्रमोशन ऑफ हेल्थ। प्रमोशन ऑफ हेल्थ का मतलब क्या होता है? हेल्थ में प्रमोट करो। जहाँ वो बिल्कुल गिर चुका है, वहाँ धीरे-धीरे उसका लेवल अप करो और उसको जो है ट्रीटमेंट दो, उसकी केयर करो। दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, प्रिवेंशन यानी रोकथाम। उसकी जो इलनेस है उसे प्रिवेंशन करो। अगर उस पेशेंट को कोई डिज़ीज़ हो गई है तो पर्टिकुलर मेडिसिन थेरेपी प्रोवाइड करो। अगर नहीं कर सकते तो हम उसको प्रिवेंट करेंगे। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि आप उसकी सेवा करो, उससे अच्छा उसको प्रिवेंट कर लो। मान लो कोई एक टीबी वाला अगर हमारे पास में वार्ड है, टीबी वाला हॉस्पिटल है, वहाँ हम क्या देखते हैं कि टीबी के हॉस्पिटल में सबको मास्क पहनने के लिए बोलते हैं, दूर रहने को बोलते हैं, एक-दूसरे से दूरी से बात करने के लिए बोलते हैं। ये चीज़ें क्या है कि आप अभी तो हेल्दी हो, लेकिन अगर किसी डिज़ीज़ या इन्फेक्टेड पर्सन ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आ जाते हो ना, तो उस समय आपको क्या होता है कि वहाँ पे आपको डिज़ीज़ होने की चांसेस हो जाती है। तो उस चीज़ से बचाने को कहते हैं। इसके अलावा तीसरी चीज़ आती है हमारे पास केयर ऑफ इल। अब अगर कोई पेशेंट है जो इल हो चुका है या फिर उसको जो है कोई बीमारी हो चुकी है, तो वहाँ आपको उसकी केयर करना ज़रूरी। देन हमारे पास में दे रखा है एडवोकेसी, प्रमोशन ऑफ सेफ एनवायरनमेंट, रिसर्च, पार्टिसिपेशन इन शेपिंग हेल्थ पॉलिसीज एंड द हेल्थ सिस्टम मैनेजमेंट एंड द एजुकेशन आर आल्सो द की नर्सिंग रोल्स। अब देखो मैं आपको इसमें एक चीज बताऊं, एडवोकेसी, एडवोकेसी का मतलब क्या दे रखा है बच्चों यहाँ पे कि जो एडवोकेसी होता है, एडवोकेसी का मतलब होता है एज ए नर्स आपको एडवोकेट का रोल भी वहां पे अदा करना है। ऐसा नहीं है कि आपको उसका केस लड़ना है, नहीं, आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट जो है उसके साथ में किस प्रकार से व्यवहार करना है, कैसे उसको ट्रीटमेंट देना है, कैसे उसको प्रमोट करना है, कैसे उसको प्रिवेंट करना है, कैसे उसकी केयर करनी है। लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर इसके साथ किसी प्रकार की कोई पार्शियलिटी हो रही है या फिर इसके साथ किस प्रकार का कोई गलत व्यवहार हो रहा है, तो मेक श्योर एज अ नर्स आप वहाँ पे खड़े रहेंगे। एज अ नर्स आप उसको एडवोकेट की तरह वहाँ हेल्प करेंगे कि नहीं, ये पेशेंट यहाँ सही है और यहाँ पर इसको ये चीज़ की ज़रूरत है, तो एज अ नर्स मुझे वहाँ पे वो चीज़ प्रोवाइड करनी है। देन हमारे पास में आता है प्रमोशन ऑफ सेफ एनवायरनमेंट। सेफ एनवायरनमेंट ऐसा नहीं रखना है कि वहाँ धूल मिट्टी के अंदर ही आप पेशेंट आ जाओ, वहाँ उस बेड पे जाके लेट जाए। नहीं, आपको मेक श्योर करना है कि पेशेंट को एडमिट किया है, उसको जो बेड नंबर प्रोवाइड किया है, वहाँ पर प्रॉपर तरीके से डंपिंग डस्टिंग हुई है, प्रॉपर तरीके से वहाँ के जो सामान है वो सारे आर्टिकल जो स्टरलाइज्ड हैं, एसेप्टिक टेक्निक्स का बराबर से ध्यान रखा जाता है, या फिर उसका जो डाइटरी मैनेजमेंट है या फिर उसको जो डाइट हम प्रोवाइड कराएँगे, वहाँ पे उसको पर्टिकुलर तरीके से सारी चीज़ें मिलेंगी और सारी जो डाइट है वो हेल्दी होगी, बिना किसी मिक्स के या अडल्ट्रेशन के होंगी। तो ये सारी चीज़ें का सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है, क्योंकि जितना स्वच्छ एनवायरनमेंट होगा उतना ही इंसान जो है स्वस्थ रहेगा। ये मैं हमारी हर एक जो क्लास है उसके अंदर बोलता हूँ कि जहाँ स्वच्छता होती है वहीं स्वस्थता रहती है। और इसके बाद में देती है रिसर्च। रिसर्च का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है नर्स के अंदर, क्योंकि रिसर्च क्या है? रिसर्च का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में स्टडी कर रखी है, फॉर सपोज़ कि आज हमारे पास में कोई एक थ्योरी आई है या फिर एक हाइपोथेसिस आया है, वो थ्योरी जो है वो आर्टिकल में छप चुकी है। हमने वो किताब में पढ़ लिया है, लेकिन क्या वो चीज नॉर्मल है? नहीं है बच्चों। हर बार जो है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो हम पढ़ते हैं कि है ना बचपन में जन्म पे बीसीजी की वैक्सीन लगेगी, कब ट्यूबरक्लोसिस यानी कि सॉरी टिटनेस की कब लगेगी, एमएमआर मीजल्स में रूबेला की कब लगेगी, तो ये पोलियो की कब लगेगी, तो ये सारी जो चीजें हैं वो क्या होती है, आर्टिकल में लिखी तो जाती है, लेकिन डब्ल्यूएचओ हुआ, यूनिसेफ हुआ, यूनेस्को हुआ,
या फिर अपनी इंडियन जो गवर्नमेंट है, अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये भी क्या करती है, बार बार में चीजों को ना अपडेट करती है। तो वो अपडेट कैसे करती है, किस आधार पर अपडेट करती है, तो वो क्या करती है, रिसर्च करती है। रिसर्च करती है यानी कि रिसर्च वर्ड से ही हम देखते हैं कि रिसर्च जो वर्ड है हमारे सामने आया है, वो खुद में दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। रिसर्च जो है वो खुद में दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, दैट आर री एंड सर्च। री का मतलब क्या होता है, अगेन, और सर्च का मतलब क्या होता है, टू फाइंड आउट। ये जो है वर्ड हमारे सामने आया है, रिसर्च। रिसर्च आर डिवाइड इनटू टू वर्ड, डिराइव फ्रॉम टू वर्ड्स, रिस एंड सर्च। री मीन्स अगेन, यानी वापस से, यानी कि किसी चीज को वापस से खोजना। यहाँ ऐसा नहीं है कि हमारे को टीबी की इतनी डोज दी थी तो इतनी रहेगी, नहीं, क्या पता आगे चल के किसी ने किसी अच्छी चीज की खोज कर ली, यानी कि मैंने आज एक दवाई की खोज करी है और वो दवाई की डोज आई है, माना कि मेरी वो जो दवाई की डोज है वो काम तो कर रही है लेकिन साथ में शरीर में साइड इफेक्ट भी पैदा कर रही है। तो मुझे क्या करना है उस जगह पे, कि वापस से रिसर्च करनी है कि ये दवाई अगर इफेक्टिव है तो इसके कम साइड इफेक्ट क्या होंगे, और इसको मैं कितनी मिनिमम या कितने लो डोज में दूं कि वो जो चीज है वो इफेक्ट भी करे और शरीर में कम हानि पहुंचाए। तो ये चीज आ जाती है हमारी इसके अंदर, किसके अंदर आ जाती है, रिसर्च के अंदर। देन हमारे सामने आता है पार्टिसिपेशन ऑफ शेपिंग द हेल्थ पॉलिसीज एंड द हेल्थ सिस्टम मैनेजमेंट। पार्टिसिपेशन ऑफ शेपिंग हेल्थ पॉलिसी, यानी कि जो हेल्थ पॉलिसी डब्ल्यूएचओ हुआ या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हुआ या फिर आपको जो पर्टिकुलर किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, आप एम्स में काम कर रहे हो, वहां पर जब आपको पर्टिकुलरली जब कोई पॉलिसी निकलती है कि आज इस एम्स ने ये एसओपी निकाली है, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर निकाला है, या आज उसने ये पॉलिसी निकाली है, तो उस पॉलिसी को तो उसने कागज पे उतार दिया है, उसने आपको जो है वो चीज जो है मेल कर दी है कि ये चीज़ है आपको होनी चाहिए, उसने इसका साइन कर दिया है। लेकिन अब इस चीज को जो है आपको अपनी शेप देनी है। यहाँ आज हमारे सामने ये कागज है या फिर एक हमारे सामने थियरी है, इसको कैसे शेप देना है वो आपके टीचर को पता है, कि मुझे बच्चों को इन लाइनों का मतलब किस प्रकार से समझाऊं कि बच्चे इसको एक बार में समझ जाए। सेम चीज है एज अ नर्स, आपके सामने जब कोई पॉलिसीज वगैरह आती हैं या कोई प्रोग्राम आता है, तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि वो जो चीज है हमारे को खुद को शेप करनी है, हमारे को हमारे बलबूते पे उसको करनी है, या फिर हमारे जो सीनियर्स है, हमारे जो एक्सपीरियंस स्टाफ है, वो जो हमारे को रूल आउट देते हैं या रूल्स बताते हैं, रेगुलेशंस बताते हैं, हम उसके आधार पर इस चीज को है वो सेव करते हैं या फिर हम उसको शेप देते हैं। हेल्थ सिस्टम मैनेजमेंट के अंदर भी हमारे को काम करना है कि पर्टिकुलर कैसा मैनेजमेंट होना चाहिए, कितने बेड होने चाहिए, कितने इक्विपमेंट होने चाहिए, अगर मेरे पास ये दवाई है तो ये किस समय एक्सपायर्ड हो जाएगी, या फिर मेरे सामने ये इक्विपमेंट है तो इसका जो वर्किंग फेज है वो कितने समय का है, कितने अंतराल में मुझे ये चीज को वापस से मंगाना है। एज ए नर्स जो है वो मैनेजर का भी काम करेगी। हमने कितने सारे रोल देख लिए, आप एज ए नर्स कितने सारे काम कर रहे हो, एडवोकेट भी बन रहे हो, मैनेजमेंट मैनेजर बन रहे हो, रिसर्चर बन रहे हो, मेडिसिन के लिए मेडिसिन मेडिसिन प्रैक्टिशनर बन रहे हो, आप खुद एक प्रैक्टिशनर हो। ये सारी चीजें जो है एज ए नर्स आपको करना है। और एजुकेशन लो, एडुकेटर भी बन रहे हो तुम। एडुकेटर का मतलब होता है आपको सिखाना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि एज अ टीचर आपको बताना है, नहीं। आपके सामने कोई पेशेंट आ गया है या पेशेंट के घर वालों ने आपसे पूछ लिया है कि सर ये कितने दिनों में ठीक होगा, या फिर सिस्टर ये कितने दिनों में ठीक होगी, तो उस समय आपको उस सब की जानकारी होनी चाहिए। ऐसा आप नहीं कह सकते ठीक है मैं पूछ के बताती हूँ, या फिर आप ऐसे नहीं कह सकते कि मेरे को तो नहीं आता इस बारे में। मेक श्योर आपसे सामने वाला जब कोई पूछे तो आप में इतनी नॉलेज हो कि वो आप उस चीज का सही से आंसर दे सके, अपने आंसर से उसके क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर सके। तो याद रखना, एज अ नर्स भी जो है ये आपका काम है। एक से आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कैसे जो है एज अ नर्स का क्या क्या रोल होता है, क्या नहीं होता है। और ये जो डेफिनेशन है नर्सिंग की हमारे को किसने दी है,
हमारे सामने जो ये डेफिनेशन है ये किसने दी है हमारे को? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये आपको याद होनी चाहिए वर्ड बाय वर्ड। याद रखना ये डेफिनेशन जब एग्जाम में पूछे तब ये लिखने के बाद नीचे आप लिख सको कि ये डेफिनेशन तो आईसीएन ने दी है। इतने बढ़िया नंबर देगा एग्जामिनर आपकी कॉपी में कि आपको मजा आ जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे पिंक ने जो है क्या कर रखा है, प्रभु इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जो है उन्होंने एक ऑनलाइन बैच चालू कर रखा है। अगर कितने ऐसे हमारे सामने जने आते हैं जिनको पता है कि ऑफलाइन वो नहीं पढ़ पाते हैं, उनको ऑफलाइन यानी कि जो आपको एक क्लास में पर्टिकुलर बैठ के आप नहीं पढ़ पाते हो या किसी कारणवश जो है आप सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि आप नहीं आ सकते, तो प्रभु इंस्टीट्यूट आपके लिए ऑनलाइन बैच लेके आया है जहाँ पे हमारे को एएनएम का मंथली सब्सक्रिप्शन मात्र 215 रुपए में मिलेगा। 500 रुपए से घट के 225 रुपए के अंदर जो है आपको ये जो है सब्सक्रिप्शन मिलता है। और जीएनएम का मंथली सब्सक्रिप्शन जो है 267 रुपीज मंथली। आप एक दिन के 300 रुपए जहाँ हम हमारे ऊपर खर्च कर देते हैं टाइम पास के लिए, हम मौज मनोरंजन में खर्च 300 रुपए एक दिन के कर लेते हैं, तो सोचो पूरे 30 दिन के लिए 31 दिन के लिए जो है आपको एक पूरा कोर्स का जो है सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट जो है आपको ऑनलाइन बेच मिलता है। मेक श्योर यू गो फ्रॉम इट एंड थैंक यू सो मच। अब हमारे पास में आ जाता है कि नर्सिंग का मीनिंग क्या होता है। हम अब इतनी देर से पढ़ रहे हैं एज ए नर्स, हम सामने वाले को बताते हैं कि मैं नर्सिंग कर रहा हूँ, लेकिन नर्सिंग का मतलब क्या है बच्चों? तो वो जानते हैं हम सबसे पहले कि ये जो एक वर्ड है लेटिन शब्द से मिलकर बना था, जिसका मतलब क्या है? नर्सिंग जो है वो एक लेटिन वर्ड से आया था। लेटिन है हमारे सामने, दैट इज न्यूट्रिशियस। न्यूट्रिशियस का मतलब क्या होता है इंग्लिश के अंदर? टू नरिश। क्या मतलब होता है इसका? नरिश। इसी से जो है नर्स वर्ड जो है हमारे सामने आया था। ध्यान रखना ये क्वेश्चन जो है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नर्स। चाहे आप एएनएम कर रहे हो, जीएनएम कर रहे हो, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, आप कुछ भी करो, ये डेफिनेशन ये जो वर्ड है कहीं चेंज नहीं वाला है। मेक श्योर आपको इस शब्द का मतलब होना ही चाहिए। आज की क्लास के बाद आपसे अगर कोई पूछे कि नर्सिंग का मतलब क्या है, कहाँ से ये वर्ड आया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक लेटिन वर्ड है जो कि न्यूट्रिशियस वर्ड से है और इसको इंग्लिश में हम नरिश कहते हैं। यहाँ से ही हमने इस नर्सिंग वर्ड को जो है डिराइव्ड किया है। ध्यान रखना। इसके बाद में जो है इसके अंदर क्या लिख रखा है कि भाई हमने पढ़ तो लिया कि ये जो है नर्सिंग का मतलब है कि न्यूट्रिशियस और इसका मतलब है नरिश करना, लेकिन हमारे को यही नहीं पता है कि इसका वर्ड को जो है हम क्या कहें। तो ध्यान रखना इसका मतलब होता है टू प्रोटेक्ट। टू प्रोटेक्ट और नरिश, नरिश का मतलब होता है आप उसका पोषण करते हो। पोषण जो है आप हर तरीके से करते हो, चाहे आप उसको खाना खिला के पोषण करो, डाइटरी मैनेजमेंट, चाहे आप उसको जो है आप उसकी दवाइयां दे के करो, मेडिकल मैनेजमेंट, चाहे आप उसको जो है अपनी सर्जिकल केयर करके सिखाओ, रिहेबिलिटेटिव मैनेजमेंट, चाहे आप जो है उस पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट दो या उसको जो है मेंटली हेल्दी रखाओ, दैट आर साइकोलॉजिकल थेरेपीज। ये सारी जो साइकाइट्रिक थेरेपीज जो होती हैं, ये सारी जो चीजें हैं एज अ नर्स जो है हमको करनी पड़ती है। एक नर्स होना आसान बात नहीं है। एक नर्स के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है अपने पेशेंट को किस प्रकार से सेटिस्फाइड करके अच्छी कंडीशन में उसका टर्मिनेशन, उसका डिस्चार्ज हो, कि भाई जब वो हॉस्पिटल से जाए तो आपको दुआ दे के जाए। ध्यान रखना इस चीज का। अब हमारे सामने एक वर्ड आया है दैट आर फ्लोरेंस नाइटिंगेल। जिस बच्चे को इनके बारे में नहीं पता, मैं बता दूं कि शी इज द फाउंडर ऑफ नर्सिंग। मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर है ये हमारी, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, ऑफ नर्सिंग।
कौन है हमारे फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी? ये क्वेश्चन आता है बच्चों, लिख लेना अपनी कॉपी के अंदर, नोट डाउन कर लेना कि हमारे को जो है पता होना चाहिए कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग है। ध्यान रखना हमारी जो नर्सिंग है, इनका जो जन्म था 12 मई 1820 के अंदर इनका जो है जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली के अंदर इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली के अंदर इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा हमारे को एक और चीज दे रखी है यहाँ पे कि she believed that the nursing is to bring the healthy to those who are ill in the condition which are favorable, helpful in prevention of illness, preservation and the restoration of health and the promotion of health। ध्यान रखना कि 12 मई को उनका बर्थ हुआ था। उसी दिन को हम जो है नर्सिंग डे के रूप में मनाते हैं, नर्स डे के रूप में मनाते हैं। इनके ऑनर में हम जो है इनके बर्थ के ऑनर के अंदर हम नर्स डे मनाते हैं। कब मनाते हैं? हर साल 12 मई को। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को भी लिख लेना कि 12 मई के दिन हम जो है नर्स डे मनाते हैं। इसके अलावा जो दे रखा है यहाँ पे कि उनका मानना क्या था कि जो एक हेल्दी पर्सन है, अगर वो आता है, अगर वो चाहे हेल्दी हो चाहे वो इल हो, उसको जिस प्रकार के प्रिवेंटिव प्रोमोटिव केयर जो है, उसको जिस प्रकार की हेल्प चाहिए, उस प्रकार को जो फेवरेबल एनवायरनमेंट उसको चाहिए, आप उसको प्रोवाइड कीजिए, आप उसको प्रिजर्व कीजिए, आप उसको रिस्टोर कीजिए। रिस्टोर हेल्थ का मतलब क्या होता है? जितना वो इलनेस की वजह से, डिजीज की वजह से, बीमारी की वजह से जितना वो अपने शरीर से घट चुका है, उस चीज को वापस से लाइए। उस चीज को जो हम कहते हैं रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। और इनको जो है एक और क्वेश्चन जो है हमारे सामने बच्चों आया है कि वो क्या है, वो क्या आया है हमारे सामने कि वो जो है क्या कहते हैं, लेडी विद द लैम्प। जब आप फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी का पिक्चर देखते हैं, तब देखते हैं कि उनके हाथ में जो है एक लैंप रहता है। वो लैंप क्यों रहता है? क्योंकि एक ऐसा समय आया था, डिजास्टर वॉर जब हुआ था, जहां पर अनंत लोग जो है घायल हुए थे। उस जगह इन्होंने, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी ने खुद ने बिना किसी लाइट की वजह से लैंप का इस्तेमाल करके 300 से ज्यादा जाने स्वयं से बचाई थी। और आगे चल के इतनी प्रैक्टिशनर बनी थी कि उन्होंने जो है नर्सिंग जगत में, नर्सिंग को इस दुनिया में, उन्होंने मॉडर्न नर्सिंग को इस दुनिया में लाए थे। उनकी वजह से ही आज आप एक नर्स बन पा रहे हो। तो मेक श्योर बी वेरी ग्रेटफुल फॉर द फ्लोरेंस नाइटिंगेल। होप आपको ये चीज समझ में आई होंगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज द वर्ड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है? Medical surgical nursing is a branch of nursing in which diagnostic, therapeutic, rehabilitative nursing services are provided to the needy person। needy person कौन होता है? जिसको जरूरत होती है, जो बीमार होता है, जो किसी प्रकार से किसी बीमारी से ग्रस्त है। ऐसे जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि जब उनको किसी प्रकार की जरूरत होती है, तब हम उनको क्या प्रोवाइड कराते हैं? एक तो प्रोवाइड कराते हैं डायग्नोस्टिक, एक बात कराते हैं थेराप्यूटिक एंड रिहेबिलिटेटिव। डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक की बात हमने कर ली है, अब हम बात करते हैं रिहेबिलिटेटिव की। सॉरी, इससे तो दिखेगा ही नहीं आपको। व्हाट इज द वर्ड रिहेबिलिटेटिव? इसको भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, दैट इज री एंड दैट इज हैबिट। री से हम रिसर्च वाला ही ले लेते हैं अगेन। दूसरा जो आ जाता है वो आ जाता है हैबिट। ये जो दो वर्ड है हमारे सामने आए हैं, अगेन एंड हैबिट। अगेन और हैबिट का मतलब क्या होता है कि जो हैबिट है, हैबिट का मतलब होता है कि उनकी वापस से आदतें। ऐसा मत सोचना कि पहले वो बीड़ी पीता था और बीमार हो गया, वापस से जाएगा तो उसको इतना एबल कर दो कि वो वापस से सिगरेट से चालू कर दे। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर क्या दे रखा है कि आपको जो है अगेन, अगेन यानी कि वापस से जो है इस चीज को, उसको पर्टिकुलर अपनी हैबिट या पुरानी जो लाइफ स्टाइल है, उसकी जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल है, उसकी जो नॉर्मल
लाइफस्टाइल है, उसके अंदर ढालना, उसके अंदर लाना, इस चीज को जो है हम क्या कहते हैं, रिहेबिलिटेटिव कहते हैं, रिकवरी। यानी कि हमने ये वर्ड घरों में भी सुना है कि वो वापस से रिकवर हो रहा है। तो वो रिकवर करने का काम कौन कराती है, वो किस ब्रांच ऑफ नर्सिंग में आती है? वो आती है हमारे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। देन इसमें क्या लिख रखा है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इज वन ऑफ द मेन specialties in nursing. Medical surgical nurses can work the variety of settings ranging from hospital to work the outpatient clinic or dispensaries. The aim of medical surgical nursing is to provide the optimum level of nursing care is to the patient receiving the medical surgical treatment for the promotion of restoration of health. यानी कि क्या कर रखा है कि आप एक नर्स हो तो आपके कई सारे हाथ हैं। यानी कि क्या हो सकता है कि है ना, जो आप डिस्पेंसरीज में भी काम करो, आउट पेशेंट में भी काम करो, या फिर आप इन पेशेंट में भी काम करो। एज ए नर्स आपको बाहर ओपीडी से लेके आईसीयू तक का सारा काम जो है, सारी जो थियरी है वो आपको आनी चाहिए। आप इतने केपेबल हो कि आपकी किसी भी वार्ड में अगर ड्यूटी लगे तो उस पर्टिकुलर चीज का आपको ध्यान हो कि कौन सा इक्विपमेंट है, कौन सी ड्रग है, कौन सी सर्जरी हुई है, इस सर्जरी का मेन कॉज क्या है। ये सारी चीजें जो है हमारे को ध्यान रखनी चाहिए, हमारे को ये चीज पता होना चाहिए। अब हमारे सामने एक वर्ड आया है मेडिसिन। क्या होता है मेडिसिन का मतलब? द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच नॉन सर्जिकल मेथड यूज सच एज ड्रग्स। ड्रग्स ड्रग्स का मतलब यहाँ आप ऐसा मत समझ लेना मोबाइल फूकना है, नहीं नहीं। ड्रग्स का मतलब यहाँ पे दे रखा है दवाइयों से, दवाइयां जो हम देते हैं उसके आगे। देखो गलत मत जाना है ना। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का मतलब होता है व्यायाम। जो आप एक्सरसाइज सुबह करते हो, हर एक इंसान को एटलीस्ट मॉर्निंग में भी जो है एक्सरसाइज करनी ही चाहिए टू मेक योर डे प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव डे के लिए आपको 20 मिनट की जो है एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। अब हमारे सामने एक शब्द और आया है, क्या है? डाइटरी मॉडिफिकेशन। डाइटरी का मतलब क्या होता है? डाइट जो आप उसको खाना देते हो, जो आप उसको खाना देते हो, कि उसके खाने में क्या क्या चेंजेस आते हैं। बीपी बढ़ गई तो नमक कम करो, अगर डायबिटीज हो गई है तो शुगर कम करो। तो ये सारी जो डाइट है उसके अंदर क्या करना? मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन सिर्फ गाड़ियों का मॉडिफिकेशन नहीं होता है लड़कों। मॉडिफिकेशन जो है यहाँ पे चेंजेस का, मॉडिफिकेशन का मतलब होता है चेंजेस। चेंजेस जो है वो भी यहाँ पे आती है कि किस प्रकार से आपको डाइट में क्या चेंज करना है। ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे सिखाती हैं। तो मेडिसिन जो वर्ड है, सॉरी सॉरी, मेडिसिन जो हमारे सामने वर्ड है, मेडिसिन जो वर्ड है हमारे सामने, इसका मतलब क्या है कि आपको उसको जो है दवाइयों से ठीक करना है, आपको उसके खाने के अंदर चेंजेस लाके ठीक करना है, आपको उसको एक्सरसाइज या जो पर्टिकुलर, मान लो कोई पेशेंट है, अगर वो पैरालिसिस का पेशेंट है तो आप उसको फिजियोथेरेपी चालू करवा सकते हो, आप पैसिव एक्सरसाइजेस जो है वो करवा सकते हो। इतनी पैसिव एक्सरसाइज करवाओ कि उसको जो है वो क्या करने की जरूरत पड़ जाए, एक्टिव में वो अपने आप आ जाए, एक्टिव एक्सरसाइज वो खुद से कर सके। यानी कि आज अगर वो एक पेन को उठाने के अंदर सक्षम है तो आप उसको एबल करो कि वो पेन को है खुद से उठा सके, ऐसा आप उसको बनाओ। ये जो ट्रीटमेंट है ये क्या होते हैं? नॉन सर्जिकल होते हैं। कौन से होते हैं? नॉन सर्जिकल। अच्छा, दवाई देने में किसी सर्जरी की जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं पड़ रही है। एक्सरसाइज में सर्जरी की जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं पड़ रही है। खाने में चेंजेस लाने में कोई सर्जरी की जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं पड़ रही है। तो ये चीज जो है हमारे को कहलाती है नॉन सर्जिकल मेथड। उसके बाद में आ जाता है हमारे हिपोक्रेट। अरे कितना अच्छा शब्द हमारे सामने आया है, हिपोक्रेट। तो हिपोक्रेट जी कौन थे? हिपोक्रेट जी थे हमारे फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन को कहा जाता है। याद रखना, वेरी वेरी
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज अ वन लाइनर। आपसे अगर पूछ ले, सामने आ जाए कि फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, तो आपको ध्यान रखना आपका आंसर होना चाहिए हिप्पोक्रेट जी। हिप्पोक्रेट्स इज कंसिडर एज द फादर ऑफ मेडिसिन। होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट थिंग। अब हमारे सामने एक शेयर देखिए, आप स्क्रीन पे देखिए, लिख रखा है कि पिंक नर्सिंग क्लासेस जो है आपके लिए एएनएम का जो 2 साल का कोर्स होता है, जीएनएम का जो 3 साल का कोर्स होता है, वो हमारे सामने लेके आया है। जिसके अंदर क्या है, एएनएम की जो साल भर की जो पर एनम फीस है 75,000 से घटकर कितनी हो गई, मात्र 45,000 रुपए पर ईयर में आपको एएनएम की 1 साल की फीस जमा करानी है, 1 ईयर की फीस जमा करानी है। और जीएनएम की फीस कितनी है, 90,000। 90,000 से घटकर कितनी हो गई है, मात्र 65,000 रुपए के अंदर जो है पिंक क्लासेस जो है आपको जीएनएम और एएनएम की एक बहुत ही बढ़िया क्लासेस जो है प्रोवाइड कर रहा है। हमारा ऑफलाइन बैच भी है और ऑनलाइन बैच भी है। मेक श्योर यू कंसिडर्ड इन योर माइंड ऑल्सो। थैंक यू सो मच। Let's move on to the next word, that is surgery. That is surgery. Surgery क्या होता है, चीर फाड़ करना। सर्जरी करने में मजा बड़ा आता था बचपन में, जब सुनते थे कि सर्जरी करेंगे, बड़े होके काटा पीटी करेंगे। लेकिन हमारे को ध्यान रखना है कि क्या होता है इस वर्ड का मतलब। द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच द पेशेंट आर ट्रीटेड बाय एन सर्जिकल प्रोसीजर। In this, one or more incision are made with the help of some specialized instruments. These strict aseptic techniques also used. ध्यान रखना, इस वर्ड का मतलब है, हमारे पास में 2 नए शब्द आए हैं। कितने नए शब्द आए हैं, 2 नए शब्द आए हैं। तो हम पहले तो उसको हाईलाइट कर लेते हैं। That is incision and another word is aseptic techniques. क्या होता है इंसिजन का मतलब, जब आप एक पर्टिकुलर कोई ऑर्गन है, मान लो ये हमारा एक ऑर्गन है, इसके अंदर जब आप इंसिजन करते हो यानी कट लगाते हो, चाहे वो ऐसे लगाओ आप, चाहे ट्रांसवर्स या ओब्लिक कट लगाओ, सेजाइटल कट लगाओ, तो ये पर्टिकुलर जो कट है, मान लो मेरे हाथ के अंदर यहाँ पे कोई ब्लॉकेज आ गया है आर्टरी में, और मुझे यहाँ पे क्या करना है, कट लगाना है, खोलना है इसको। दैट कट, वो जो चीरा हम लगाते हैं उसको इंसिजन कहते हैं। ध्यान रखना क्या कहते हैं हम उसको, इंसिजन। कट, दैट इज इंसिजन। आर हेल्प फॉर सम स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट। ऐसा तो नहीं है कैंची उठाई काट दिया, चाकू उठाया काट दिया, नहीं। पर्टिकुलर इंसिजन के लिए पर्टिकुलर जो है इंस्ट्रूमेंट होते हैं, पर्टिकुलर काइंड ऑफ सीजर्स वहां प्रेजेंट होती है, ब्लेड्स होती हैं, अलग अलग नंबर की ब्लेड होती हैं, जिसके थ्रू आपको कैसा स्मॉल इंसिजन चाहिए, बिग इंसिजन चाहिए, लार्ज इंसिजन चाहिए, वो सारी चीजें जो है वहां पे होती है। अलग अलग प्रकार के कटर वहां पे मौजूद होते हैं हॉस्पिटल में। तो उस समय जब हम इन चीजों का इस्तेमाल करके कट लगाते हैं, वापस से स्टिचिंग करते हैं, ये सारी जो चीजें होती है वो कौन करता है, नर्स कर, डॉक्टर जो है वो करती है। तो हमारे को उस चीज, डॉक्टर करता है, हमारे को उस चीज का ध्यान रखना है कि हमारे को पता होना चाहिए किस ब्लेड से किस प्रकार का कौन सा कट लगेगा। एज ए स्क्रब नर्स भी जब आप काम करो तो ओटी के अंदर तब आपको ये सारी चीजों का नॉलेज होना जरूरी है। देन हमारे सामने क्या लिख रखा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने अराइव हुआ है। दैट इज हु इज कंसिडर एज अ फादर ऑफ सर्जरी। फादर ऑफ सर्जरी जो है हम किसको कहते हैं, तो फादर ऑफ सर्जरी जो है सुश्रुत जी को कहते हैं। एंशियंट काल में एक ऐसे इंसान थे, ऐसे महानुभव थे जिन्होंने सर्जरी की इन्वेंशन की थी, जिन्होंने अपने पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स बनाए थे, और वो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उनकी खुद की एसेप्टिक टेक्निक्स लगा के उन्होंने क्या किया था कि जो है सर्जरी की थी, और उनको जो है फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं। और इनकी एक किताब थी जिसको हम सुश्रुत संहिता कहते हैं।
सुश्रुत संहिता में उन्होंने सारे जो प्रोसीजर्स है, सारे जो टेक्निक्स और मेथड है, किस प्रकार की सर्जरी होती है, उनके बारे में इन्होंने बताया है। तो आपको ध्यान रखना है, 2 क्वेश्चन हमारे सामने अराइव हुए हैं इस वाली जो स्लाइड है इसमें से, कि सुश्रुत जी जो है कौन थे, फादर ऑफ सर्जरी थे। दूसरा, किस बुक को उन्होंने लिखा था, तो ध्यान रखना, द ऑथर ऑफ बुक इज द द सुश्रुत इज द ऑथर ऑफ विच बुक, तो सुश्रुत संहिता करके जो एक बुक है उन्होंने लिखा था। आई होप आपको ये वर्ड का मतलब पता चला होगा, इंसिजन क्या होता है। एसेप्टिक टेक्निक, एसेप्टिक टेक्निक के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कंडीशन होती है कि मान लो मैंने एक ब्लेड से किसी का चीरा लगाया, इंसिजन किया है, तब इस जगह क्या होगा कि वो जो इंसिजन आप लगाते हो उससे वो ब्लड जो है वो टिश्यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कांटेक्ट में आ गए उस पर्टिकुलर ब्लेड के, तब इसको आपको स्टरलाइज करना है, इसको आपको एसेप्टिक करना है, इसको आपको ऐसे सोल्यूशन से धोना है कि वापस अगर मैं किसी और पेशेंट के ऊपर इस्तेमाल करूं तो उस पेशेंट को, पहले वाले पेशेंट का किसी भी प्रकार की बीमारी या फिर ब्लड जो है कांटेक्ट में ना आए, एचआईवी से बचाता है, अलग अलग जो इन्फेक्शन जो होते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन से उनसे बचाता है, वो सारी जो चीजें हैं वो आ जाती है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से बचाता है, वो सारी जो चीजें आ जाती है वो हमारी किसके अंदर आ जाती है, वो आती है हमारी एसेप्टिक टेक्निक के अंदर। ध्यान रखना इस चीज। नेक्स्ट हमारे सामने जो है वो क्या दे रखा है कि सबसे पहले, इन द मेडिकल नर्सिंग कंप्रेहेंसिव नर्सिंग केयर इज प्रोवाइडेड टू द पेशेंट रिसीविंग द मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट। फॉर प्रोवाइडिंग द इफेक्टिव नर्सिंग केयर अ सिस्टमिक वे इज यूज्ड, included the steps in order such as, जिसमें सबसे पहले जो है वो क्या दे रखा है हमारे की मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो होती है, इसके अंदर क्या दे रखा है कि आपको कंप्रेहेंसिव टेक्निक। ध्यान रखना, हमारे सामने एक वर्ड आया है कंप्रेहेंसिव, इसका मतलब क्या होता है, होलिस्टिक, या कंप्रेहेंसिव का मतलब होता है पीसफुल, एकदम शांत, पीसफुल। पीसफुल तरीके से, आपको ऐसा नहीं है कि ले तेरी ये दवाई है, ले तेरी ये सर्जरी हुई तो तेरे ये पट्टी बांध, नहीं। एज ए नर्स आपको बहुत सावधानी से और बहुत स्माइलिंग फेस के साथ आपको पेशेंट को अटेंड करना है। आप चाहे कितने भी किसी कंडीशन में हो, आप जान रखना, सामने जब आपके पेशेंट आएगा तो आपको एज ए स्माइलिंग फेस और एज अ पोलाइट नर्स आपको उसके साथ बिहेव करना है, वरना जो है आपके ऊपर जो है ब्रीच ऑफ ड्यूटी लग सकता है, नेग्लिजेंस लग सकता है, कितने प्रकार के जो ऐसी चीजें हैं वो हमारे साथ हो सकती है, पेशेंट को बुरा भी लग सकता है। तो ये सारी चीजें का ध्यान रखो। कंप्रेहेंसिव पीसफुल नर्सिंग केयर आपको प्रोवाइड करानी है उसको, रिसीविंग मेडिकल सर्जिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट के वे से। इसके अलावा जो है, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी असेसमेंट और डायग्नोसिस की। अब सबसे पहले हमने सब्जेक्टिव डाटा असेस किया, ऑब्जेक्टिव डाटा असेस किया, नर्सिंग जजमेंट किया, उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्लान करेंगे। हमें पता चल गया पर्टिकुलर पेशेंट को जो है रेस्पिरेटरी डिजीज है या फिर इम्पेयर्ड एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 है, तो अब हम उस समय क्या करेंगे, उस पेशेंट की जो है ब्रीदिंग पैटर्न को सही करने के लिए प्लान करेंगे। ब्रीदिंग पैटर्न को सही करने के लिए प्लान करेंगे कि हम क्या क्या चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए हमारे को, कि क्या क्या यूं है कि अगर पेशेंट को जो सांस लेने में दिक्कत है तो हम उसको फॉलर पोजिशन प्रोवाइड करेंगे, सांस लेने में दिक्कत है तो मेडिसिन के रूप में हम उसको ब्रोंकोडायलेटर देंगे, हम उसको जो है क्या कहते हैं एंटी एस्थमेटिक दवाई देंगे, अगर कफ है तो म्यूकोलाइटिक एजेंट देंगे, अगर है ना जो उस पेशेंट के जो है रेस्पिरेशन में दिक्कत ज्यादा आ रही है तो ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड कराएंगे। हम कौन सा मास्क यूज करेंगे, नॉन रीब्रीदर मास्क यूज करेंगे, वेंचुरी मास्क यूज करेंगे, कौन सा मास्क हम जो है उस समय यूज करेंगे, वो सारी चीजें जो है वहां पे पता होनी चाहिए, वो प्लान हम करेंगे। उसके बाद में हम इंटरवेंशन, जो चीज आपने प्लान की है उसको इंटरवेंट कर दो। इंटरवेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को आप वो इंटरवेंट करते हो। ये जो सारी प्लानिंग्स वगैरह की है वो की है, फिर हम उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इंटरवेंशन के बाद हम क्या कर देते हैं, उस चीज का इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इम्प्लीमेंटेशन का जो मतलब होता है वो ये होता है कि आप जो है उस पेशेंट को जो है वो सारी चीजें कर देते हो जो प्लान किया है, ऑक्सीजन देना है तो ऑक्सीजन दिया, मेडिसिन देनी है मेडिसिन दिया, पोजीशन प्रोवाइड करनी है पोजीशन प्रोवाइड कराई। लास्ट में इवालुएशन, इवालुएशन का मतलब होता है कि हम को वापस से रीअसेस करते हैं।
क्या करते हैं, हम उसको वापस से रीअसेस करते हैं। रीअसेस का जो मतलब होता है वो क्या होता है कि वो उसको हम वापस से देखते हैं कि क्या है, उस पेशेंट को सही हुआ है, नहीं हुआ है, उसकी जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो सही हुई है कि नहीं हुई है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम इसके अंदर देखते हैं और हम जो है उस पेशेंट का नर्सिंग केयर प्रोसेस, और ये जो है, ये हमारे जो स्टेप्स हैं इनको क्या कहते हैं, ध्यान रखना, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एज़ अ नर्स आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ नर्सिंग प्रोसेस। ये नर्सिंग प्रोसेस है, ये इस प्रोसेस है जिसके थ्रू आप केयर करते हो। और जब आप एक नर्सिंग केयर प्लान बनाते हो यानी एनसीपी, एनसीपी का मतलब क्या होता है, नर्सिंग केयर प्लान, एज एन असाइनमेंट भी आपको मिलते हैं। नर्सिंग केयर प्लान जो होता है या आप बनाते हो, तो वो सारी चीजें जो है यहाँ पे हमारे को देखने को मिलती है, और इसके अंदर जो है हम क्या करते हैं, नर्सिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। हाँ, हमारा मेडिसिन का जो थोड़ा इंट्रोडक्शन था वो लंबा चला था। क्यों चला था, क्योंकि हमने पर्टिकुलर मेडिसिन के बारे में पढ़ा, सर्जरी के बारे में पढ़ा, और हमने किसके बारे में पढ़ा, थेरेपीज के बारे में, रिहेबिलिटेटिव केयर किसको कहते हैं, रिकवरी किसको कहते हैं, ये सारी चीजें पढ़ी हमने। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।